नंबर 13 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, पूछना चाहिए इनको आपसे, है ना। समझते हैं भाई, पोर्टफोलियो इसलिए नहीं होगा ना क्रिएटिव शिवांगी, क्योंकि पोर्टफोलियो परसेंटेज बताने के लिए नहीं होता। पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में उसकी जो क्वालिटीज हैं उनके लिए है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए। वो प्रिसाइजली, ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में कोई भी चीज नहीं मिलेगी जिसमें क्वांटिटी हो, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइजली अगर देखें तो सर्वे तो 100% क्वांटिटेटिव होगा। तो हमें तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, है ना, कि आप पार्टनर चूज करने जा रहे हैं, आपको बेस्ट चाहिए 4 ऑप्शंस में से, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन भी 4 लोगों में से, 4 ऑप्शंस में से बेस्ट नहीं होगा तो नंबर मिलेगा नहीं। हो सकता है चारों ऑप्शन पेडागोजी में सही हो, क्योंकि ये गणित नहीं है, 2 + 2 4 नहीं कर पाएंगे हर बार हम। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है जहां 2 + 2 4 हो, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें सब्जेक्टिविटी लगती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, जो कि 34% लोग जवाब दे पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड। टेस्ट आइटम इसलिए बनाए जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस, टेस्ट आइटम का मतलब क्या है, क्वेश्चंस इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों में अंतर पता करना है हमें तो, कि भैया तुमको ले नौकरी में या नहीं, तो तुम्हारे इतने परसेंट आए तो लेंगे, जिसके इतने परसेंट आए हैं उसको नहीं लेंगे। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात कर लें तो 180 में से भाई अच्छा 140 लेके आ रहे हो, 150 लेकर के आ रहे हो, 130 लेकर के आ रहे हो, जो भी मेरिट सेट हो, तो दूसरों से डिस्क्रिमिनेट करना है, क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं दे सकते। तो जहां भी डिस्क्रिमिनेट करने की बात आ जाए दूसरों से, समझ जाओ कहानी क्या है, समझ जाओ कहानी है किसकी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के 2 टाइप्स हैं, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, सीआरटी और एनआरटी बोलते हैं हमको। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, इसी में आ जाएगा फिर ये नॉर्म रेफरेंस में, कैसे भी ले लो उसको। परफॉर्मेंस रेफरेंस जी नहीं, यहां पे बात क्या है, मानक संदर्भित, निकट संदर्भित नहीं, मानक संदर्भित। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है सीटेट में 90 मार्क्स लेकर के आने हैं भाई, या 55% मार्क्स लेकर के आने हैं, 60% लेकर के आने, जनरल को 55% लेकर के आने, कैटेगरी वाले बंदे को क्राइटेरिया है। किसी को डिफरेंशिएट करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो क्वालिफाई कर ले वो पास, 12th में 33% ले आओ पास हो गए, क्राइटेरिया है। लेकिन नॉर्म क्या है, दूसरों से अलग करना है आपको, क्योंकि सबको नहीं ले सकते हैं। तो टॉप वो करेगा जिसका सबसे हायर परसेंटेज होगा, या फिर इंटरव्यू के लिए वो लोग जाएंगे दूसरों से डिफरेंशिएट होके जिनकी परसेंटेज है, जो लोग मेरिट में आएंगे। तो नॉर्म रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्म रेफरेंस का मतलब है एक मानक टेस्ट जो कि नॉर्म को फॉलो करता हो, कि उस टाइम पे नॉर्म क्या है, उस टाइम पे मेरिट क्या है। तो मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होगा। इसको ऐसे देखते हैं, समझिएगा एक बार, ये है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या है ये, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, कि हम क्या है, क्राइटेरिया देख रहे हैं कि भाई जो 5 फीट से ऊपर के लोग होंगे उनको हम एक पुलिस सेवा में भर्ती कर लेंगे, मतलब थोड़ा कम ले लिया मैंने, फीमेल्स की बात कर लेते हैं कि अच्छा 5'5" किसी की हाइट है या 5 फीट किसी की हाइट है, तो हम इस एक्टिविटी में उन बच्चों को खिला सकते हैं, मतलब कोई प्ले एक्टिविटी है। तो ये क्राइटेरिया होगा, बस कितनी चाहिए, 5 फीट हाइट चाहिए। ये नहीं कि सबसे लंबा कौन है, अगर ये देखा जाएगा कि 4 लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है उसको लेंगे, तो फिर वो नॉर्म रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरों में। यहां हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, इसीलिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही पार्ट है, यानी आपके मानकीकृत परीक्षणों का हिस्सा है। जैसे सीटेट है वो क्या हो गया, सीआरटी हो गया, केंद्रीय विद्यालय डीट प्लस बी, ये सब क्या हो गए, एनआरटीज हो गए, क्योंकि यहां बाकी लोगों से अलग करनी है। हाँ, क्रीमी लेयर वाली कहानी कह सकते हो। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होगा, कंपेयर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स अगेंस्ट अ प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड कट स्कोर और अदर क्राइटेरिया। पहले से क्राइटेरिया सेट है कि तुम इतने % ले आओ, काम खत्म। इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स डज नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट्स स्कोर। आपने सुना होगा, सीटेट के टाइम पे भी मैंने बहुत बार कहा है, सैकड़ों बार कहा है कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, सीटेट में कंपटीशन है ही नहीं, आपको सिर्फ अपना देखना है। कि क्योंकि आप अगर किसी को हेल्प कर देंगे तो उसके नंबर ज्यादा आ भी जाएं, तब भी ऐसा थोड़ी कि आपके 90 आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, सामने वाला कर गया। आपका कंपटीशन वहां किसी से है ही नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम है, कंपटीशन आपका खुद से ही है। वैसे जीवन में भी यही होता है। तो क्राइटेरिया में क्या है, परफॉर्मेंस के लिए यहां पे दूसरों बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं अफेक्ट नहीं करती है किसी बच्चे के स्कोर को। तो एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि 5 फीट हाइट है, अंदर आ जाओ भाई, तुमको वेलकम है, अब तुम इस प्रोसेस को, इस चीज को कर सकते हो, या इतनी एज होगी, मान लो 18 साल से अब आप वोट दे सकते हो। अब ये नहीं है कि किसकी एज ज्यादा है वो देगा, 4 लोगों का कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती सीआरटी में। अगर हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है एनआरटी आपका। तो एनआरटी की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक नॉर्म है, एक प्रथा है, और प्रथा का तो आपको पता ही है, यहाँ तो दुनिया भर की चीजें
होंगी। ठीक है सुमित कुमार, तो कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। जो भी पीयर्स हैं, जो भी लोग उस टेस्ट में बैठे हैं, उनको कंपेयर करना है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति की हाइट यहां पे एक क्राइटेरिया था, ठीक, लेकिन यहां जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो विनर है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आप कंपेयर कर रहे हैं अपने पीयर्स के साथ, कि बाकी बच्चों के साथ आप हाइट कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी ज्यादा होगी जो वही मेरिट में आएगा, जिसका स्कोर ज्यादा होगा। ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 6 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं अभी। ठीक, पूछा है फॉर एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान हुज रोल शुड बी मिनिमम, यानी एक अच्छे प्रभावी इंस्ट्रक्शनल प्लान के लिए, एक अनुदेशनात्मक योजना के लिए किसका रोल सबसे कम होना चाहिए, बताइएगा फटाफट से। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज धीरे धीरे टैकल करने लग जाओगे, करेंगे हम प्रैक्टिस। आर्य का एक सारा लेट्स लर्न हमारा, बहुत बढ़िया सत्येंद्र, बस थोड़ी देर में जय माता दी गाएंगे, बहुत ही अच्छा लगा, देखिएगा और समझते हैं, एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन 46% लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए समझते हैं और जानते हैं क्या कहानी सही होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या कहानी सही होनी चाहिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, भाई इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनका इन्वॉल्वमेंट मिनिमम या न्यूनतम क्यों होना चाहिए, है ना। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स, अब इन्होंने ये प्लानर्स वर्ड डाल दिया तो ये जरूरी हो जाता है कि ठीक है कुछ हद तक इनकी भी भूमिका होगी इंस्ट्रक्शनल प्लान में। ठीक, इसमें आपके प्रिंसिपल आ सकते हैं, हालांकि मेजरली जो है टीचर की भूमिका होती है प्लानिंग में, टीचर्स आएंगे। ठीक, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका मिनिमम होती है, एक तरह से कम होती है प्लानिंग में, है ना। होती तो है, ऐसा नहीं है, जब हम स्पेशली आईईपी बना रहे हैं, जब इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं, वहां तो बहुत है। ठीक, तो यहाँ पे हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि ठीक है कम से कम होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों की थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन मान लिया हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमेंशिया एंड डिमेंशिया, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज का हिस्सा है। एमेंशिया और डिमेंशिया में मुख्य अंतर पूछा है, फटाफट से जवाब देंगे। क्या बात है यार, आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब ये समय के साथ 10 बजे के बाद तो आपकी संख्या घटती है, और आज जो है आप लगातार बने हुए हैं और बढ़ ही रहे हैं समय के साथ। नहीं मतलब रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, बहुत ही खुशी की बात है ये, क्योंकि अगर आप मेहनत करना बहुत अच्छे सीख जाते हैं जीवन में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेता है इंसान, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उस व्यक्ति का जो अच्छे ढंग से मेहनत कर लेता हो, है ना। सिर्फ अब कोई कहेगा स्मार्ट वर्क, है ना, स्मार्ट वर्क भी आपको तब आएगा जब आप हार्ड वर्क करना थोड़ा जानते होंगे। जिससे टिक के बैठा नहीं जाता वो क्या स्मार्ट वर्क कर लेगा, है ना। उसकी बैठना तो पड़ेगा ना, ये देखने के लिए कि क्या जरूरी है, उसके लिए भी बैठना तो पड़ेगा, सेटिंग तो चाहिए। बी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग। तो अगर हम बात करें, तुम्हारी माता जी का कॉल है, हाँ कर लो ठीक है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें एमेंशिया और डिमेंशिया की, तो क्षीण मनसकता और मनोभ्रंश, देखो नाम से पढ़ सकते हो, हिंदी में समझ आ जाएगा, मनोभ्रंश और क्षीण मनसकता। तो अगर हम देखें एमेंशिया और डिमेंशिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। हो सकता है भाई डिमेंशिया इज सिंपली द टेक्निकल टर्म व्हाइल एमेंशिया इज कॉमनली यूज्ड टर्म बाय लेमन, ऐसा नहीं है। डिमेंशिया रेफर्स टू अ लॉस व्हाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ऐसा भी नहीं है। एमेंशिया इज न्यूरोसिस व्हाइल डिमेंशिया इज अ साइकोसिस, कुछ भी है, कुछ भी। क्या तुम्हें कुछ बोलना है इस पे, ऐड करना है, बताओ डिफरेंस। अच्छा ये तुम मेहंदी क्यों लगा के, शादी तुम्हारी, ओह नाइस। देखिएगा जितनी कुशल मैं हो रही हूं आजकल देखो एक बार, अगर हम बात करें 45% की, तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। एडवांस्ड तो हम इसको नहीं कहेंगे, एक मिनट रुकिएगा, पहले जवाब आप लोग दे लो। बी कह रहे हैं आप में से कितने, 44% लोग। डिमेंशिया इज सिंपली द टेक्निकल टर्म व्हाइल एमेंशिया इज कॉमनली यूज्ड बाय लेमैन टू आइडेंटिफाई द सेम कंडीशन। ऐसा कई लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम कंडीशन होती है एमेंशिया और डिमेंशिया में। देखिएगा एमेंशिया में क्या होता है कि आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, कई बार कुछ चीजें याद भी आ जाती हैं आपको वापस से, कई बार आपकी रीजनिंग की एबिलिटी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। स्पेशली एमेंशिया में मेमोरी से रिलेटेड चीजें होती हैं और उसमें भी आपको कई बार चीजें याद आ जाएंगी, कई बार भूल जाएंगे। लेकिन डिमेंशिया एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, जिसमें एक तो आपकी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि परमानेंट एबिलिटी आपकी किसी फंक्शन को करने की वो अफेक्ट हो जाती है। दूसरा डिमेंशिया में आपकी
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी ब्रेन से रिलेटेड ज्यादा जो समस्याएं हैं वो डिमेंशिया में है। तो डिमेंशिया बड़ी प्रॉब्लम है यहां, ना कि एमेंशिया। एमेंशिया भूलने से रिलेटेड है सिर्फ, ये आपके ब्रेन डिस्फंक्शन से भी रिलेटेड है। बहुत बढ़िया सत्येंद्र, सही है। बी ऑप्शन 52% लोग यहाँ कह रहे हैं। तो नहीं, बी तो नहीं होगा, ये लेमन टर्म नहीं है, ये गलत फहमी है अगर किसी ने आपको ये आपके साथ ये डिस्कस कर दिया है और आप इसलिए कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहे हैं। तो अदरवाइज अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो फिर और ज्यादा खतरनाक बात हो गई। तो डिमेंशिया रेफर्स टू अ लॉस वाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही कारण इसका हो। तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? तो डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अ मोर एडवांस्ड स्टेट ऑफ साइकियाट्रिक डिसफंक्शन। तो कह सकते हैं कि साइकियाट्रिक डिसफंक्शन का एक लेवल और आगे है डिमेंशिया, ठीक है ना, एक लेवल और आगे है डिमेंशिया, ठीक। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिंपली टेक्निकल टर्म है और डिमेंशिया रेफर्स टू अ लॉस व्हाइल एमेंशिया रेफर्स टू अ लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, एमेंशिया इज न्यूरोसिस, नहीं। तो एक के साथ ही जा पाएंगे हम इसमें कि मोर एडवांस्ड स्टेट है